नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर निमंत्री माकड़ और आज हम बात करेंगे ऑटिज़म और आयुर्वेदा के बारे में। ऑटिज़म एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन की नॉर्मल फंक्शन पर असर करता है। इसीलिए उसकी सबसे ज़्यादा असर कम्युनिकेशन और बिहेवियर पर देखी जाती है। इस तरह ब्रेन पर असर करता होने की वजह से ऑटिज़म एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है, लेकिन आज हम उसे आयुर्वेद के साथ संकलित करके संक्षेप में जानेंगे। ऑटिज़म के लक्षण वैसे तो कभी कभी भी देखने को मिल सकते हैं, तो वो कभी कोई भी एज में डायग्नोज हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से उसके लक्षण जन्म से 2 से 3 साल की उम्र में देखने को मिलते हैं। इसीलिए ऑटिज़म को डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं ऑटिज़म के कारण, उसके कॉजेज़ के बारे में। तो अगर आयुर्वेदा के अनुरूप देखा जाए तो उसमें सबसे पहला कॉज है कारण है पूर्वजनित कर्म। आयुर्वेदा पूर्वजन्म और कर्म दोनों में बिलीव करता है, विश्वास रखता है, इसीलिए हमारे आचार्यों ने ये कारण बताया है। दूसरा है टाइम ऑफ कंसेप्शन, पोजीशन एंड माइंडसेट ऑफ पेरेंट्स ड्यूरिंग कॉइटस। तीसरा है गर्भिणी चर्या का पालन नहीं करना। तो गर्भिणी के मिथ्या आहार और विहार करने की वजह से जो गर्भोपघातकर जो भाव होते हैं वो पैदा होते हैं। उसकी वजह से जो दिमाग का जो विकास होना चाहिए वो ठीक तरीके से नहीं होता और उसमें कफ और तमोगुण और वात और रजोगुण की दृष्टि से उसके इम्बैलेंस की वजह से जो बीज की दृष्टि है वो होती है और बीज दृष्टि के कारण ही ऑटिज़म होता है। और दूसरे जो भी मनोरोग है उसकी जो बेसिक संप्राप्ति है वो भी यही देखने को मिलती है। और इसीलिए आयुर्वेदा गर्भ संस्कार और गर्भिणी चर्या पर बहुत ही जो है उस पर फोकस करता है, उसमें बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया है, जो कि हम अपने अगले वीडियोज़ में शेयर करेंगे। अब अगर कुछ मॉडर्न साइंस की तरफ से देख लें तो उसमें भी कोई ऑटिज़म होने के लिए एक सिंगल जो कॉज है वो नहीं अभी तक जाना गया है, लेकिन उसमें भी अगर ब्रॉडली देखें तो उसमें है जीनेटिक डिसऑर्डर्स है, जीनेटिक म्यूटेशंस हैं, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है। तो ये सब जो है वो उसके कॉजेज़ है। इसके अलावा लेट प्रेगनेंसी कंसीव करना, मतलब बड़ी उम्र हो गई है अगर मदर की, तो वो भी एक रीज़न है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, इम्बैलेंसेस है, कोई पिल्स ले ली तो वो जो फेटल जो पिल्स है तो वो मेडिकेशंस हैं, वो भी एक कॉज है। और लो बर्थ वेट है तो वो भी एक कॉज माना जाता है। तो अब हम देखते हैं उसके लक्षण क्या होंगे, उसके सिम्टम्स क्या होंगे। तो DSM-5 के अनुसार जो अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन जो है उन्होंने जो गाइडलाइंस बताई हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें बहुत ही पहला है कि डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विथ एनीवन। दूसरा है पुअर आई कॉन्टैक्ट। तीसरा है हाइपो और हाइपर एक्टिव चाइल्ड। इसके अलावा है रिपीटेटिव मूवमेंट्स, मतलब जो एक चीज़ करी तो वो बार बार एक ही चीज़ को दोहराएंगे, कंपल्सिव बिहेवियर रहेगा। इसके अलावा है इम्पल्सिविटी रहेगी और जैसे मैंने बोला रिपीटेटिव मूवमेंट्स है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसका सिम्टम है। इसके अलावा है परसिस्टेंट रिपीटेशन ऑफ सच वर्ड और एक्शन, जिसको हम इकोलेलिया भी बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो वो एक है। इसके बाद है सेल्फ हार्म, जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिलेड स्पीच है वो है, फिर चेंज इन वॉइस है। और इसके अलावा है ही और शी, जो भी ऑटिस्टिक चाइल्ड है, प्रिफर्स टू बी अलोन। तो एक वो भी चीज़ है कि वो अकेले रहना चाहते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन और सोशल उनकी जो लाइफ है उस पर बहुत ही असर करता है। तो वो इसके लिए ये एक और सिम्टम है। और सेंसिटिविटी टू वॉइस, तो ये जो साउंड है, मतलब वॉइस इन द सेंस साउंड, तो जो ये सारे जो कारण हैं वो उसके सिम्टम्स हैं। इसके अलावा भी ऑटिज़म एक बहुत बड़ा रोग है, एक बहुत बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम डिजीज़ है, तो उसमें और कई सारे जो लक्षण हैं वो वेरी करते हैं चाइल्ड टू चाइल्ड, पर्सन टू पर्सन। इसके अलावा है एक एपिलेप्सी। तो एपिलेप्टिक अटैक्स जो है वो ऑटिस्टिक जो चाइल्ड होते हैं उसमें बहुत कॉमन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है और वो एक दूसरा रोग भी बन जाता है। तो इसके लिए आपको ठीक से डायग्नोसिस होना कि इज़ दिस ऑटिज़म और एपिलेप्सी, वो बहुत ज़रूरी है। तो डायग्नोस्टिक मेजर्स के मुताबिक वो तय हो पाता है कि ये किस चीज़ की वजह से है।
तो ऐसे बहुत सारे और भी लक्षण हैं, ये हमने कुछ संक्षेप में लिए। अब देखते हैं उसकी जो मैनेजमेंट है, उसकी ट्रीटमेंट है, वो क्या है। तो उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, फिर जो साइकोथेरेपी है, और वो सब बिहेवियरल थेरेपी है, वो सब उसमें यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो भी सिम्टम्स, जैसे मैंने बताया एपिलेप्सी है, तो वो एक सिम्टम हो, एक डिज़ीज़ भी हो गया, एक सिम्टम भी हो गया। तो जो जैसे जैसे सिम्टम्स होते हैं उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट होती है। इसके अलावा आयुर्वेद में हम देखते हैं तो उसमें है, सबसे पहले हम उसमें देखेंगे तो मेध्य जो द्रव्य है, ब्रेन टॉनिक्स जो हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं, वो ब्रेन टॉनिक्स इफ़ेक्टिव है। इसके साथ साथ वातहर औषध जो है वो काम आते हैं। इसके अलावा गुडुचि है, ब्राह्मी है, तो ये सारी जो मेडिकेशंस हैं वो सब यूज़फुल होती है। बहुत सारे आसव, अरिष्ट और धृत कल्पनाएँ हैं जो हमारे कौमार वृत्ति में बताई गई है, वो सब इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देती है। इसके अलावा पंचकर्म की ओर से नस्य है, धूमपान है, फिर तक्रधारा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अभ्यंग एंड लेप है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो भी आपको ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होती है। इसके साथ साथ जो देव व्यपाश्रय चिकित्सा बताई गई है कि उसमें जो मेन है वो है प्रेयर्स। तो प्रेयर्स इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ साइकोलॉजी। आयुर्वेद प्रेयर्स में बिलीव करता है, क्योंकि जैसे पूर्वजनित कर्म उसका कारण बताया है, तो उसी की वजह से ये एक चिकित्सा के तौर पे, जिसे देव व्यपाश्रय चिकित्सा कहते हैं, वो भी बताई गई है। ये जो सारी चिकित्साएं मैंने बताई, वो जो आयुष रेकमेंडेड जो भी आयुर्वेदा फिजिशियन है उन्हीं से लेना हितावह है। और ऐसी ही और जानकारी के साथ हम और दूसरे वीडियो में भी मिलते रहेंगे। तब तक धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।